कुंती देवी एक गरीब बुढ़िया थी। शादी के बाद बेटों ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। गांव के कुछ लोगों ने उस पर रहम खाकर कुंती को रहने लायक एक झोपड़ी बनाकर दे दिया था, जिसमें वो रहती थी। कुंती देवी को खेती करने का बड़ा शौक था। वो झोपड़ी के बाहर अपने आंगन में ही थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगाया करती थी। अरे वाह, सारी सब्जियां तो बहुत हरी भरी हुई हैं। और ये बैंगन देखो, कितना सुंदर नजर आ रहा है। और ये मटर, ये भी कितना सुंदर है। एक काम करती हूँ, सारी सब्जियां मिक्स करके ना स्वादिष्ट सब्जी बनाती हूँ। वैसे ही कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है मैंने। कुंती देवी सारी सब्जियां तोड़कर अपने घर में ले जाती है और सारी सब्जियों को मिलाकर मिक्स सब्जियां बनाकर तैयार कर लेती है। सब्जी काफी ज्यादा स्वादिष्ट बनी हुई थी, जिसे खाने के बाद कुंती देवी का पेट भर जाता है। ऐसे ही रात को सोते वक्त कुंती देवी अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। कुछ तो करना पड़ेगा कुंती। बच्चों ने तो तुझे बुढ़ापे में धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया है। अब अगर कमाऊंगी नहीं तो कैसे अपना पेट पालूंगी। साथ ही साथ धीरे धीरे शरीर भी बूढ़ा हो रहा है। दवाइयों पर ही तो मेरा शरीर चल रहा था। अगर दवाइयां रुक गई तो मैं क्या करूंगी। कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुंती देवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। इसलिए कुंती देवी अगली सुबह बड़ी बड़ी कोठियों में जाकर साफ सफाई करने का काम ढूंढने लगती है। लेकिन बूढ़ी औरत को देखकर हर कोई उसे काम देने से मना कर देता था। बेचारी बहुत परेशान थी। वह उदास होकर घर आ ही रही थी, तभी वहां पर एक छोटा बच्चा साइकिल पर मिर्ची, धनिया और नींबू बेच रहा था। ये देखकर कुंती देवी के मन में ख्याल आता है, अरे ये इतना छोटा सा बच्चा नींबू, मिर्ची, धनिया बेच रहा है। क्यों ना मैं भी इसी तरह से अपना काम शुरू करूं, क्योंकि मुझे कोई भी काम पर नहीं रखेगा। अब मेरा शरीर मेहनत करने लायक नहीं है। कुंती देवी अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो अपने छोटे से बगीचे में जाकर देखती है कि आखिर कौन कौन सी सब्जियां हो रखी हैं। तभी कुंती देवी देखती है कि उसके बागीचे में बहुत सारे लाल लाल टमाटर, बहुत सारे मटर, मिर्ची, धनिया हो रखे हैं। ये देखकर कुंती बहुत खुश होती है और वह सारी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा तोड़कर साफ करके एक टोकरी में रख लेती है। अगले दिन टोकरी अपने सर पर उठाकर मार्केट की तरफ निकल जाती है। कुंती देवी की सब्जियां बहुत ही ज्यादा हरी भरी थी। इस वजह से उसकी अच्छी बिक्री होती है। पहले दिन में ही उसकी काफी अच्छी बिक्री हो गई थी। वह खुशी खुशी सारे पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। तभी रात को कुंती देवी का बेटा मोहन और बहू अर्चना वहां आते हैं। वह दोनों अपना दुखड़ा कुंती देवी को सुनाते हुए कहते हैं, माँ देख, हम जानते हैं कि हमने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुझे भी सोचना चाहिए कि अब हमारा भी परिवार है। उनके बारे में सोचना मेरा ही फर्ज है। मैं यहाँ तेरे से लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूँ, बल्कि कुछ पैसों की मदद चाहिए मुझे, क्योंकि तेरा पोता बहुत बीमार है। क्या हुआ है मेरे पोते को? अरे तुम दोनों से एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा क्या? माँ, उसे पीलिया हो गया है और उसके इलाज में थोड़े से पैसे लगेंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका समय से इलाज करवा पाऊँ। अगर तेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो तू मुझे दे दे। हाँ माँ जी, आपका ही पोता है और आप मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा? आखिर अपनों से ही लोगों को उम्मीद होती है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बहू, कि अपनों से ही तो उम्मीद होती है हमें। फिर मेरी उम्मीद का क्या? तुमने तो मुझे बुढ़ापे में धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया था। अब तुम दोनों यहाँ मुझसे पैसे मांगने के लिए आए हो। ये नहीं सोच रहे कि मैंने अकेले इतना सब कुछ किया है, क्योंकि इस बुढ़ापे में कोई मुझे काम पर रखने के लिए तो तैयार है नहीं। फिर मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, तुझे क्या लगता है कि एक बच्चा अपनी माँ को पहचानता नहीं है? अरे मैं अच्छे से जानता हूँ तू उन औरतों में से है कि अकेले ही सब कुछ कर सकती है। इतना तो मुझे भरोसा है
कि तूने ना तो भीख मांगा होगा और ना ही चोरी की होगी, बल्कि मेहनत से कहीं से पैसों का कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लिया होगा। तो मान दे देना अपने बेटे को पैसे। तुम दोनों का व्यवहार और तुम दोनों की शक्ल पर तो मैं 1 रुपया भी तुम्हें ना दूं, लेकिन सिर्फ अपने पोते की तबीयत के लिए मेरे पास जितने पैसे हैं मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पैसे देने का मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया या फिर मैंने तुम्हें अपना लिया है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं अकेले ही अपना पेट पालूंगी, लेकिन तुम्हारे आगे कभी हाथ नहीं फैलाऊंगी। अरे ठीक है, फिलहाल के लिए पैसे तो दे दे। कुंती देवी अपने बेटे को 1000 रुपया निकाल कर देती है। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी पैसे को लेकर अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन कुंती देवी फिर से अपने बगीचे से कुछ सब्जियां तोड़ती है और उन सब्जियों को बाजार में ले जाकर बेचना शुरू कर देती है। उन पैसों से कुंती देवी अपने लिए दवाइयां और घर का कुछ सामान ले लेती है। चलो, भगवान की कृपा से मेरी दवाई तो आ गई। अब 1 महीने मुझे दवाई खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। सब्जी बेच बेच कर कुंती देवी अपना जीवन जी रही थी। एक दिन कुंती देवी बाजार में सब्जियां बेच रही थी। तभी वहां पर एक ग्राहक आता है और वह ग्राहक कुंती देवी से कहता है, अरे अम्मा, तुम्हारे पास गोभी नहीं है क्या? तुम्हारे पास सारी सब्जियां दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन गोभी नजर नहीं आ रहा। सुना है तुम्हारे यहाँ की सब्जी बहुत अच्छी और हरी भरी होती है। हाँ बेटा, मेरे यहाँ की सब्जी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेरे बागीचे में गोभी की खेती नहीं होती। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही गोभी की खेती करूँगी। अभी के लिए तुम कहीं और से गोभी खरीद लो। कुंती देवी के मन में गोभी उगाने की बात आ जाती है। कुंती देवी घर आती है। घर आने के बाद वह अपने बगीचे में बैठकर सभी सब्जियों को निहार रही थी और बार बार गोभी को उगाने के बारे में ही सोच रही थी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद कुंती अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जैसे ही कुंती उठती है, वह देखती है कि उसके बागीचे की सारी सब्जियां हर जगह बिखरी पड़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर पूरी सब्जियों को नष्ट करने के इरादे से ये सब किया है। हे भगवान, आखिर इतनी बुरी हरकत किसने की है मेरे साथ? कौन है ऐसा जिससे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही? ये सब क्यों हुआ है भगवान? अब कैसे मैं अपना पेट पालूंगी? बाजार में सब्जियां बेच बेच कर ही मैं अपना जीवन जी रही थी। अब किसके भरोसे जीऊंगी मैं? तभी वहां पर मोहन आता है और मोहन कुंती को ऐसा रोता हुआ देखकर हंस रहा था। मजा आ रहा है ना माँ, अपने बेटे से झूठ बोलती हो। अरे रोज रोज तुम अच्छा पैसा कमाती हो, ये नहीं कि अपने बेटे को अपने कमाए हुए पैसे चुपचाप उसके घर तक पहुंचा दूं। अगर अपने बच्चों से दगाबाजी करोगी तो यही सब मिलेगा तुम्हें। कुंती समझ जाती है कि ये सब कुछ मोहन ने किया है। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह चुपचाप अपने घर चली जाती है। ऐसे ही अगली सुबह कुंती फिर से अपने बागीचे में आती है और देखती है कि उसके बागीचे में 2 मुंह वाला एक गोभी उगा हुआ है। पूरे बागीचे में सिर्फ एक ही 2 मुंह वाले गोभी को देखकर कुंती हैरान थी। घर में खाना बनाने के लिए कुछ नहीं था। कुंती देवी उसी गोभी को तोड़कर घर में ले जाती है। तभी वो भी कुंती से कहता है, अरे अम्मा, हमें काटो मत, ना हमारी सब्जी बनाओ। हम कोई आम गोभी नहीं हैं, बल्कि हम तो जादुई 2 मुंह वाले गोभी हैं और हम तो तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं यहाँ, क्योंकि बहुत दिनों से तुम परेशान हो, इसलिए भगवान ने खुद हमें यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। क्या सच में तुम मेरी मदद करने के लिए आए हो? हाँ माँ, मैं 2 मुंह वाला जादुई गोभी हूँ और यहाँ मैं आपकी मदद करने आया हूँ। एक मुंह से मैं आपसे बातें करूँगा, आपकी परेशानी सुनूंगा, और दूसरे मुंह से मैं आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करूँगा। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास था। वह आज नहीं तो कल
किसी न किसी रूप में मेरी मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। भले ही भगवान ने तुम्हें यहाँ 2 गोभी का रूप देकर भेजा हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम साक्षात भगवान हो। अरे अम्मा, हम कोई भगवान नहीं हैं, बल्कि हम भगवान का भेजा हुआ एक रूप है और हम यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। अब तुम्हें कभी भी किसी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर जादुई 2 मुंह वाला गोभी अपने दूसरे मुंह से खूब सारा पैसा निकालने लगता है। कुंती देवी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन कुंती देवी अपने लिए बहुत बड़ा खेत खरीदती है और उस खेत में खेती करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे जादुई 2 मुंह वाला गोभी कुंती देवी के लिए बहुत सुंदर सा घर बना देते हैं। धीरे धीरे कुंती देवी बहुत अमीर हो जाती है। जब मोहन को ये बात पता लगती है तो वह फौरन कुंती देवी के घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता है। आखिर मेरी माँ के हाथ में ऐसी कौन सी तिजोरी की चाबी लग गई है? आखिर वो अमीर कैसे हो गई? अब कैसे भी ये सारा माल पानी मेरे को हथियाना होगा। इतना बोलकर मोहन कुंती देवी के घर में घुस जाता है। इतना बड़ा और सुंदर घर देखकर मोहन का मुंह फटा का फटा रह जाता है। वह जल्दी से सारा सामान धीरे धीरे चुराने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर जादुई गोभी आ जाता है और जादुई गोभी अपने दोनों मुंह से एक लंबी सी रस्सी निकालता है और उस रस्सी से मोहन को पूरी तरह से बांध देता है और बांधने के बाद पूरे घर में उसे घुमाने लगता है। मोहन का पूरा सर चकराने लगता है। जादुई गोभी अपनी जादुई शक्ति से मोहन को जमीन पर 3 से 4 बार पटक देता है, जिसके बाद मोहन की हालत खराब हो जाती है। तभी जादुई गोभी कहता है, दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना, वरना इसी तरह से तुम्हारा बुरा हाल होगा। जादुई गोभी मोहन को चेतावनी देकर छोड़ देता है। मोहन डर के मारे वहां से भाग जाता है और दोबारा कभी कुंती देवी के घर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। रतन सिंह एक गरीब किसान था। वो किसानी करके ही वह अपना घर परिवार चलाया करता था। रतन का बेटा अनुज शहर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। ऐसे ही एक दिन अनुज अपने पिता को फोन करता है और अपने पिता से कहता है, प्रणाम पिताजी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता सब ठीक तो है ना? और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मन लग रहा है ना तेरे शहर में? हाँ पिताजी, सब कुछ ठीक है। वो पिताजी 2 महीने से फीस नहीं आई है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है। आप फीस जमा करवा दीजिए जल्दी, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। एक दिन जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आऊँगा तब आपके सारे कर्ज उतार दूंगा। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। बेटे की बात सुनकर रतन सिंह का चेहरा थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि वो अपने बेटे को अपनी आर्थिक हालात के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। रतन सिंह अपनी जमीन के कागज लेकर अपने गांव के सेठ वीर प्रताप सिंह के पास जाता है और वीर प्रताप से कहता है, मालिक, हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। दरअसल कुछ पैसों की ज़रूरत है मुझे, तो आप मेरी ज़मीन के कागज गिरवी रख लीजिए और मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। अरे ये तू अपनी जमीन के कागज लेकर आया है तू? अगर उधारी चाहिए तो कम से कम चीज तो अच्छी लेकर आ गिरवी रखने के लिए। और तेरे घर के कागज नहीं चाहिए हमें। अगर गिरवी रखनी है तो अपना खेत गिरवी रख, तब जाकर ही मैं तुझे पैसे दूंगा, बाकी तेरी मर्जी है। अरे मालिक, मुझे सच में पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, मैं शाम को आता हूँ खेत के कागज़ लेकर। मालिक, बस मेरा बेटा जब शहर से वापस आएगा तब आपकी पाई पाई चुका दूंगा मैं। अरे बस बस, मेरे पास तेरी बकवास सुनने का समय नहीं है। शाम को कागज लेकर आ जाना और पैसे लेकर चल जाना। रतन सिंह उदास मन से जमीन के कागज लेकर घर आ जाता है। थोड़ी देर में फिर से रतन के बेटे का फोन आता है। रतन इस बार अपने बेटे का फोन ही नहीं उठाता। वह बहुत परेशान था। ऐसे ही शाम को रतन फिर से वीर सिंह के घर जाता है और अपने खेत के कागज गिरवी रख के अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कर्ज ले लेता है। वीर सिंह रतन सिंह के खेत के कागज पाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि रतन का खेत बहुत उपजाऊ वाली जमीन थी। उस पर बहुत अच्छी खेती होती थी।
कितना भोला है ये रतन, कितने बड़े बड़े सपने देख रहा है अपने बेटे को लेकर। लेकिन ये भूल गया है कि गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। गरीब का बेटा कभी अमीर नहीं बन सकता और ना ही बड़ा इंसान बन सकता है। खैर, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब क्या चाहिए? रतन सिंह अपने बेटे की कॉलेज की फीस जमा करने के लिए अपने बेटे के अकाउंट में पैसे भेज देता है। ऐसे ही लगभग 7-8 महीने गुजर जाते हैं। रतन के बेटे की नौकरी शहर में ही लग जाती है। अनुज अब हर महीने अपने पिता के अकाउंट में पैसे भेजा करता। रतन सिंह धीरे धीरे वीर सिंह की पाई पाई चुका देता है और एक दिन रतन वीर सिंह से अपने खेत के कागज वापस मांगते हुए कहता है, मालिक, मैंने आपकी पाई पाई चुका दी है। अब आप मुझे मेरे खेत के कागज वापस कर दीजिए। और आपने उस समय मेरी मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे, इसमें एहसान वाली क्या बात है? मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ रतन। देख, मैं तुझे तेरे खेत के कागज वापस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मैंने उस पर खेती करवाना शुरू कर दिया है। क्योंकि पैसे चुकाने में तूने काफ़ी देर कर दी, और फिर वैसे भी तुझे खेत के बदले खेत चाहिए ना, तो जितना तेरा खेत है उतना खेत मैं तुझे दे दूंगा। अपने गांव में जो नदी है ना, उस नदी के पीछे वाला जो खेत है, वो सारा खेत मैं तेरे नाम कर दूंगा। ये क्या बात कर रहे हो आप मालिक? मैं अपने खेत में सब्जियों की खेती करता था और आपने मुझसे बिना पूछे मेरे खेत में खेती शुरू कर दी। ये तो गलत है ना मालिक? देख, ये मत भूल, मैं इस गांव का सेठ हूँ। चाहूँ तो इस गांव से तेरा रोटी पानी उठवा सकता हूँ। इसलिए भलाई इसी में है कि तू चुपचाप बदले में जो तुझे खेत दे रहा हूँ वो खेत ले और उसमें खेती कर और अपना जीवन चला। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी गरीब के पेट पर इस तरह से लात ना मारो मालिक। मैंने बहुत भरोसे के साथ आपको ज़मीन के कागज़ दिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप आगे जाकर मेरे साथ ऐसा करोगे। मैं बदले में तुझे खेत के बदले खेत दे रहा हूँ। मैंने तेरे साथ कोई धोखा नहीं किया है। अगर तुझे खेत नहीं चाहिए तो मत ले। मैं चाहूँ तो तुझे यहाँ से लात घूंसे मरवा कर भगा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना। चुपचाप इन पेपर पर साइन कर और जाओ यहाँ से। वीर सिंह डरा धमकाकर रतन को दूसरा खेत दे देता है। बेचारा रतन गरीब था, जिस वजह से वो वीर सिंह के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। रोता बिलखता रतन अपने घर आ जाता है। ऐसे ही एक हफ्ते बाद रतन उस खेत में खेती करने के लिए जाता है। रतन बहुत मेहनत से उस खेत में खेती कर रहा था, लेकिन एक किसान को उपजाऊ खेत की जमीन की बहुत अच्छे से परख होती है। वीर सिंह ने यहाँ पर भी रतन के साथ धोखा किया। वो जमीन बंजर थी, उस जमीन पर खेती करना बहुत मुश्किल था। रतन जमीन पर बैठकर रोने लगता है। तभी अनुज का फोन आता है। अनुज अपने पिता की रोने वाली आवाज सुनकर घबरा जाता है और वह अगले ही दिन अपने घर आ जाता है। रतन अनुज को सारी बात बताता है, जिसके बाद अनुज अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, सब ठीक कर दूंगा। कहते हैं ना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। वीर सिंह ने जो आपके साथ किया है ना, वो बहुत गलत किया है और उसे इसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही रात भर अनुज वीर सिंह से बदला लेने के लिए तरकीब सोचने लगता है। आखिर अनुज को एक तरकीब सूझती है। अगली सुबह रतन और अनुज दोनों इस खेत में खेती करने लगते हैं। पूरे खेत में अच्छी तरह से खुदाई करने लगते हैं। खुदाई करने के बाद थोड़े बहुत बीज पूरे खेत में फैलाकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन अनुज खूब सारी भिंडी अपने घर में ले आता है। भिंडी देखकर रतन अपने बेटे से कहता है, अनुज, तू क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर तू करना क्या चाहता है? पहले तूने मुझे उस बंजर खेत पर खुदाई करवाई, फिर कुछ बीज डलवा दिए और अब ये भिंडी उठाकर ले आया। आखिर तू करना क्या चाहता है? पिताजी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? मैं वीर सिंह को यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि उसने आपको जो ज़मीन दी है वो बंजर नहीं है, बल्कि एक जादुई ज़मीन है और उस ज़मीन पर जादुई भिंडी की खेती होती है। अब आप देखो कि क्या नतीजा निकलता है इसका।
रात को अनुज सभी भिंडी को गोल्डन कलर का पेंट कर देता है और उन सभी भिंडी को खेत में ले जाकर गाड़ देता है। अगले दिन अनुज पूरे गांव में जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे ये तो चमत्कार हो गया, यह जमीन तो जादुई जमीन है, इस जमीन पर जादुई भिंडी की खेती हो गई, अरे हम तो माला माल हो गए। अनुज को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर गांव के कुछ लोग उसके पास आते हैं और जादुई भिंडी के बारे में पूछने लगते हैं। अरे अरे अनुज बेटा, क्या सच में तुम्हारे खेत में जादुई सोने की भिंडी हुई है? यह तो कमाल हो गया बेटा, हमें भी देखना है कैसी दिखती है जादुई भिंडी। अनुज उन सभी को खेत में ले जाता है और दूर से ही सभी लोगों को सोने की भिंडी दिखाता है। सभी लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन अनुज किसी को भी खेत में आने नहीं देता, ना ही भिंडी छूने देता है। अब ये बात धीरे धीरे वीर सिंह तक पहुंच जाती है। वीर सिंह को जब इस बात का पता लगता है तो उसे अपने ही किए पर बहुत पछतावा होता है और गुस्सा आता है। क्या उस जमीन में सोने की भिंडी हुई है? मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ी भूल कर दी। मुझे किसी भी कीमत पर वो जमीन वापस चाहिए। वीर सिंह अनुज और रतन के पास जाता है और अपनी जमीन वापस मांगते हुए कहता है, देख रतन, तेरी जमीन किसी काम की नहीं है। अरे इस पर अच्छे से खेती नहीं होती। मुझे तेरी जमीन नहीं चाहिए, मैं तेरी जमीन वापस करना चाहता हूँ और बदले में मैंने जो तुझे जमीन दी थी वो जमीन तू मुझे वापस कर दे। नहीं नहीं मालिक, हमें कोई ज़मीन वापस नहीं करनी, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आपने हमें एक जादुई ज़मीन दी है। अब हम जैसे गरीब लोगों के लिए तो ये वरदान से कम नहीं है, इसलिए माफ़ करना, इतनी आसानी से तो ये ज़मीन हम नहीं देने वाले आपको। देख, मुझे किसी भी कीमत पर यही ज़मीन चाहिए, इसके लिए मैं तुझे 2 गुना कीमत देने के लिए भी तैयार हूँ। 2 गुनी कीमत? मजाक है क्या मालिक? अरे यह जादुई ज़मीन है और इस पर सोने की भिंडी की फसल हुई है और आप चाहते हैं कि मैं 2 गुनी कीमत पर ये सोने की जमीन आपको वापस कर दूं? ऐसा तो नहीं हो सकता मालिक। अनुज वीर सिंह को वहां से खाली हाथ भेज देता है। अनुज बहुत पढ़ा लिखा था, उसे कानून का अच्छे से ज्ञान था, जिस वजह से वीर सिंह की एक नहीं चल पा रही थी। वीर सिंह अपना मुंह गिराकर वहां से घर आ जाता है। वीर सिंह रात भर जादुई भिंडी और जादुई खेत के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन फिर से वीर सिंह अनुज के घर जाता है और कहता है, देखो, मुझे वो जमीन चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं 5 गुना कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे वही जमीन चाहिए। देखो मालिक, अब आप अगर इतना कह ही रहे हैं तो आपकी बात टाल भी नहीं सकते, लेकिन 5 गुना कीमत देने के बदले आपको एक पेपर साइन करने होंगे कि आप अपनी मर्जी से वो ज़मीन दे रहे हैं और हमें हमारी ज़मीन वापस दे रहे हैं, क्योंकि भरोसा नहीं आगे जाकर कब किसका दिमाग बदल जाए। इस तरह से अनुज वीर सिंह से पेपर पर साइन करवा लेता है और उस बंजर जमीन को 5 गुना कीमत पर वीर सिंह को ही बेच देता है। वीर सिंह खुशी खुशी उस खेत में जाता है और एक एक भिंडी को उठाकर चेक करता है कि वह भिंडी सोने की है। जैसे ही वह भिंडी उठाता है, वो देखता है कि सारी भिंडी पर गोल्डन पेंट किया हुआ है। ये देखकर वीर सिंह को बहुत गुस्सा आता है और उसे अपने किए पर पछतावा भी होता है। इस तरह से अनुज की सूझबूझ से उसे उसका खेत वापस मिल जाता है। अक्सर बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है और हर जंग को लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से भी जीता जा सकता है।